Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Muhammad Aslan Sati, and in today's class we will be solving the past paper questions for the Beria University CBT entrance test for their bachelor's programs and for their master's programs as well. So जितने भी मेरे पास past papers के questions का data collected था from the feedback of my previous session students, उनको मैंने एक जगह पे compile किया है and इंशाल्लाह these are one of those questions जो कि frequently repeat हुए हैं and I hope so कि इनको prepare करने से आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर की क्या डिफ़िकल्टी लेवल है एंड बहुत सी चीज़ें इंशाल्लाह पेपर के अंदर रिपीटेड भी होंगी। तो एक बात मैं बताता चलूँ कि बैरिया के एंट्रेंस टेस्ट में चाहे आप किसी भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंग्लिश की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि मिनिमम जो इंग्लिश है वो आपकी 30% इंक्लूडेड है एंड मैक्सिमम जो है वो आपकी इंग्लिश जो है वो 50% आपका पेपर जो है वो इंग्लिश के ऊपर कंप्राइज करेगा, इंग्लिश के एमसीक्यू से रिलेट करेगा। तो वो सारे स्टूडेंट जो कि इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में या कंप्यूटिंग की फील्ड्स में जिसमें सी एस ए आई डेटा साइंसेज आईटी की फील्ड्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियरिंग की फील्ड्स हैं, इनमें अप्लाई करेंगे या इनके अलावा बाकी फील्ड में अप्लाई करेंगे तो दे विल बी हैविंग 30% एम सी क्यूज़ फ्रॉम इंग्लिश। सो 100 में से 30 एम सी क्यूज़ इंग्लिश के रिलेट करेंगे और वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो कि लॉ में अप्लाई कर रहे हैं, बैरिया में, मैनेजमेंट साइंसेज में, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड्स में अप्लाई करें, सोशल साइंसेज की फील्ड में अप्लाई करें, मैरी टाइम साइंसेज की फील्ड्स में अप्लाई करें। सो उनका जो पेपर के अंदर इंग्लिश की वेटेज है, उनके एंट्रेंस टेस्ट में जो इंग्लिश की वेटेज है डैट इज़ 50%। तो बैरिया के एंट्रेंस टेस्ट में इंग्लिश की जो परसेंटेज है नंबर ऑफ क्वेश्चन की वो मिनिमम 30% है, मैक्सिमम 50% है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि इंग्लिश के लिए आप वेल प्रिपेयर होकर जाएं ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स जो है वो इंग्लिश के सेक्शन में इंशाल्लाह हासिल कर सकें। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस मैराथन या पास्ट पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं कि इंग्लिश का जो सिलेबस है वो क्या है। ठीक है, सो अगर जिन स्टूडेंट्स को सिलेबस का आइडिया है तो दे कैन स्किप द इंट्रो पार्ट एंड दे कैन स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम द एमसीक्यूज, उस मैराथन को स्टार्ट कर सकते हैं। सो सिनोनिम्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं, एंटोनिम्स इंक्लूडेड होते हैं, उसके अलावा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपने इंसर्ट करना होता है जिसको आप क्लोजर टेस्ट कहते हो। ठीक है, कि आपके पास एक सेंटेंस के अंदर एक वर्ड मिस्ड है, ब्लैंक की फॉर्म में, ऑप्शन में से आपने चूज करना है कि कौन सा वर्ड जो है वो यहाँ पे करेक्ट आएगा बाय ग्रामेटिकल एंड बाय कॉन्टेक्चुअल मीनिंग एज वेल। सो मीनिंग भी कंप्लीट करता है और ग्रामेटिकली भी वो वर्ड वहाँ पे करेक्ट हो। सो वो डिफरेंट टेंसेज के ऊपर मुश्तमिल होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो सकता है, ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज हो सकता है, यानी प्रपोजिशंस वगैरह भी बीच में इंक्लूडेड हो सकती हैं। एरर आइडेंटिफिकेशन होती है इसके अलावा। सो सेंटेंस के अंदर डिफरेंट पार्ट्स हाईलाइटेड होते हैं बैरिया के टेस्ट के अंदर और आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि इसके किस पार्ट में एरर प्रेजेंट है। ठीक है, और उसके साथ साथ ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी पूछे जाते हैं। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि लिटरेरी डिवाइसेस बैरिया के टेस्ट में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। सो लिटरेरी डिवाइसेस के कॉन्सेप्ट्स भी आपको आने चाहिए। इस लेक्चर के अंदर मैंने लिटरेरी डिवाइसेस के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज भी करवाया और उसके बाद उनके एमसीक्यूज मैंने सॉल्व करवाए हैं। सो लिटरेरी डिवाइसेस के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं जिसमें आपके सिमिले, मेटाफर, हाइपरबोले, ऑक्सीमोरॉन, एलिट्रेशन वगैरह, ये जो वर्ड्स हैं, ना सिर्फ पर्सोनिफिकेशन वगैरह, ना सिर्फ ये कि आपको इनके डेफिनेशन आनी चाहिए बल्कि आप आइडेंटिफाई कर सकें ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेफिनेशन कि इस टेस्ट के अंदर जो एमसीक्यू के अंदर कौन सा वर्ड किस लिटरेरी डिवाइस से बिलोंग करता है। और ऐसी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके पेपर में इंक्लूडेड होते हैं। सो अगेन 30% मिनिमम इंग्लिश है एंड 50% आपकी जो है ना वो मैक्सिमम इंग्लिश आपके टेस्ट के अंदर इंक्लूडेड है। सो इंग्लिश के ऊपर आपने बैरिया के सीबीटी की प्रिपरेशन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है ताकि आप इनके अंदर मैक्सिमम मार्क्स ले सकें। देखें, एक ही मार्क्स आपके पास मैथमेटिक्स का है या आपकी साइंसेस का है और एक ही मार्क्स आपके पास इंग्लिश का है। सो इंग्लिश की वेटेज भी 1 मार्क्स की है एंड इंग्लिश का नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा है। सो दिस इज़ वाई आई विल सजेस्ट यू ऑल कि आप इंग्लिश के लिए वेल प्रिपेयर होकर जाएं इन द बैरिया सीबीटी ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स जो है वो इंशाल्लाह ले सकें। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एंड क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो आपके पास पेपर्स के मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स हैं वहां से स्टार्ट लिया गया। ये अभी लास्ट टेस्ट के अंदर भी ये वर्ड जो है वो पूछा हुआ था इन्होंने कि सिनोनिम बताएं फोर्टिफाइड का। फोर्टिफाइड का मतलब होता है किसी चीज़ को मजबूत बनाना, स्ट्रेंथन करना। तो स्ट्रेंथन आ जाएगा। पूछे तो इन वर्ड्स के एंटोनिम्स भी जा सकते हैं लेकिन अगर मीनिंग आता हो तो आप डेफिनेटली एंटोनिम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे सिनोनिम इसका मेंशन किया। फो का मतलब होता है एनिमी, दुश्मन को कहते हैं। तो फो मीन्स एनिमी, जो आपका दुश्मन है। ठीक है, बाकी सारे इसके यहाँ पे एंटोनिम्स गिवन है। सिनोनिम ऑफ एक्यूट, एक्यूट का मतलब होता है शार्प, इंटेंस, शदीद। एक्यूट पेन का मतलब क्या है कि एकदम किसी जगह पे बड़ा शार्प किस्म का पेन हो रहा है। सब टाइम कुछ पेशेंट हिस्ट्री में डॉक्टर ने भी मेंशन किया होता है ना, एक्यूट एब्डोमिनल पेन, यानी इंटेंस या शार्प किस्म का पेन है।
स्ट्रॉन्ग किस्म का। ठीक है, एक्यूट का मतलब होता है शार्प या इंटेंस। ठीक है जी। चूज द सिनोनिम ऑफ द प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का मीनिंग क्या होता है कि आप किसी चीज में माहिर हो, बहुत ज्यादा आप एक्सपर्ट हो। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है एक्सपर्ट। एक्सपर्ट भी इसका सिनोनिम बनता है। एंड इन ऑप्शंस में अगर देखें तो स्किल्ड बनता है। स्किल्ड, स्किल्ड भी वो होता है जो कि एक्सपीरियंस्ड होता है, एक्सपर्ट होता है, अपने काम में माहिर होता है। क्लमजी तो लेजी को कहते हैं। एमेचर उसको कहते हैं कि जिसका ज्यादा तजर्बा नहीं है, अभी नोवाइस है, नया नया आया है इस काम में। ठीक है, सो एमेचर का क्या है, नोवाइस। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है रिपीटेड में से। बेनोवलेंट का सिनोनिम क्या है? बेनोवलेंट का मतलब होता है जनरस, काइंड। ठीक है, काइंड हार्टेड, दूसरों का ख्याल रखने वाला। तो काइंड आएगा जी इसका सिनोनिम। लूसिड का सिनोनिम हमने बताना है। लूसिड का मतलब होता है वो चीज जिसको समझना आसान है, क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, इजी टू अंडरस्टैंड है, कंफ्यूजिंग नहीं है, इजी टू अंडरस्टैंड है, एंड इट्स नॉट कंफ्यूजिंग। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी की अगर बात हमें समझ आ रही है तो उसको हम ये कहेंगे कि बड़े लूसिड तरीके से बोल रहा है, उसकी बातें बड़ी लूसिड थी, क्लियर थी, इजी टू अंडरस्टैंड थी। नेक्स्ट है जी एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब होता है किसी काम को लेके बहुत ज्यादा इंथुजियाटिक होना। तो एक वर्ड इसका बनता है इंथुजियाटिक, फुल ऑफ एनर्जी। एम्बिशियस बड़ा डिटरमिन्ड हो के इंथुजियाटिकली किसी काम को करना, बड़े शौक से किसी काम को करना, मंजिल को पाने के लिए किसी काम को करना। ऑब्स्टेकल, ये तो बहुत ईजी है। ऑब्स्टेकल का मतलब क्या होता है? रुकावट, प्रॉब्लम, हिंड्रेंस। चूज द एंटोनिम ऑफ जेन्युइन। जेन्युइन का एंटोनिम बताना है। सो जेन्युइन का मतलब क्या होता है, सॉरी एंटोनिम बताना है। एंटोनिम बताना है, मैं पहले मीनिंग बता देता हूँ। जेन्युइन का मतलब होता है ओरिजिनल, ओरिजिनल, रियल। तो यहाँ पे एंटोनिम पूछ रहे हैं। वैसे सिनोनिम याद रखे, एंटोनिम बंदा खुद ही कर लेता है, फिर मीनिंग्स आते हो तो उसका ऑपोजिट ढूंढ लेता है। जेन्युइन, ओरिजिनल, रियल, ट्रू, ट्रू, ये सारे के सारे क्या है इसके? ऑनेस्ट। ये भी इसके सारे के सारे सिनोनिम्स हैं। हमने एंटोनिम बताना है, एंटोनिम इसका बनेगा फेक, क्योंकि यहाँ पे गौर करें एंटोनिम पूछा गया। तो मीनिंग भी बता दिया, एंटोनिम बता दिया। ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब होता है जो चीज़ आम है, कॉमन है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती। नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, बल्कि ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी का मतलब होता है आम। इसका एंटोनिम बनेगा मेजर। ये इसका एंटोनिम बनता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी, नॉट को हटा दो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी इसका एंटोनिम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी इसका एंटोनिम बनता है। जिनके साथ मैंने ए मेंशन किया है, ये इसके एंटोनिम्स बनते हैं। मीनिंग क्या है ट्रिवियल का? ऑर्डिनरी, कॉमन, आम, माइनर। तो हमने क्या बताना है? इसका सिनोनिम बताना है। तो सिनोनिम इसका है माइनर, वो चीज़ जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती, कॉमन चीज़ है, आम बात है। माइनर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती। चूज द एंटोनिम ऑफ ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम बताना है। एंटोनिम, अब ट्रांसपेरेंट वो होता है जिसमें से लाइट पास हो जाती है, लाइट गुजर जाती है। तो ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम क्या होगा? ओपेक होगा, ओपेक होगा। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है क्लियर। तो इसका एंटोनिम ओपेक है। ओपेक का ब्लड से कुछ सॉलिड चीज़ है, एक बॉक्स पड़ा हुआ है, ठीक है, एक गत्ते का बॉक्स है बंद, इसके अंदर से तो लाइट पास नहीं होगी ना, इसमें से तो लाइट पास नहीं होगी। तो इसकी इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ओपेक, ओपेकनेस। इसमें से लाइट नहीं गुजर सकती। तो राइट चॉइस हेयर इज ऑप्शन बी। एंटोनिम ऑफ वेग पूछा गया। वेग, वेग का मतलब होता है कि जो चीज अनक्लियर है, शेडी है, कंफ्यूजिंग है, और एम्बिगुअस है। ये तीनों इसके सिनोनिम्स हैं। अनक्लियर मतलब क्या बनता है? वेग का, कंफ्यूज, शेडी और एम्बिगुअस का? अनक्लियर, वाजिया नहीं है, कंफ्यूजिंग है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, जब मामले में गड़बड़ लग रही है। तो इसका एंटोनिम तुमको बताना था।
एंटोनिम इसका क्लियर बनता है। एंटोनिम इसका क्या है? क्लियर। एंटोनिम ऑफ फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब होता है जो चीज बहुत ज्यादा नाजुक है, डेलिकेट है, टूट सकती है इजीली। तो उर्दू में कहेंगे कि जो चीज बहुत ज्यादा नाजुक है, प्रोन टू गेटिंग डैमेज है। कोई चीज हम ऑर्डर नहीं करते हैं तो ऊपर बॉक्स के ऊपर भी स्टिकर लगा होता है फ्रेजाइल, हैंडल विद केयर। इस बॉक्स को फेंकना नहीं है, जोर से नहीं रखना, अंदर नाजुक सामान पड़ा हुआ है, टूट सकता है। तो फ्रेजाइल मीन्स डेलिकेट, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, और इसका ऑपोजिट होगा स्ट्रॉन्ग, ऑपोजिट होगा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग। और एक और वर्ड जो पास पेपर में इसके एंटोनिम के तौर पे या ऑपोजिट के तौर पे लिया गया वो रिलायबल है। रिलायबल भी चीज़ क्या होती है? जो मजबूत होती है। जैसे आप टोयोटा की गाड़ियों के बारे में कहते हैं ना कि रिलायबिलिटी उनकी ज़्यादा होती है, कि हर तरीके की मार पिटाई वो बर्दाश्त कर लेती है, रफ ड्राइविंग बर्दाश्त कर लेती है, रिलायबल है, स्ट्रॉन्ग है। चूज द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव अप्रोच, इसको कहते हैं ऑप्टिमिज्म, एंड इस अप्रोच को ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं। पैसिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक का मतलब होता है नेगेटिव, हर चीज़ में उल्टी बातों को सोचना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, तो इसमें पैसिमिस्टिक अप्रोच क्या है, नेगेटिव अप्रोच है क्या है कि मैं कहूँ कि आधा ग्लास तो खाली है, और पॉजिटिव अप्रोच क्या है या ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच क्या है कि मैं कहूँ कि आधा ग्लास तो फिल्ड है। तो डिफरेंट सिनेरियोज को डिफरेंट लोग पॉजिटिवली भी देख सकते हैं, नेगेटिवली भी देख सकते हैं। सिनोनिम पूछे हैं डेलिबरेट का, डेलिबरेट का सिनोनिम पूछा था। सो डेलिबरेट का मतलब होता है कि कोई काम आप बहुत थॉटफुल होके करें, सोच समझ के किसी काम को करें। तो थॉटफुल होके किसी काम को करना, तो थॉटफुल, सो थॉटफुल होकर किसी काम को करना, सोच विचार के बाद किसी काम को करना, बड़ा थिंकिंग के बाद, बड़ा बड़ा को देख के समझ के करना। ठीक है, तो वो क्या वैसा एक्शन क्या कहलाता है? डेलिब्रेट कहलाता है, इंटेंशनल, जानबूझ कर कोई काम करना, क्योंकि सोच समझ के किया। ये सारे तो अनप्लान्ड है, स्पॉन्टेनियस है। ठीक है जी। अच्छा, अब एक वर्ड जो है ना, एक और जो पास पेपर के अंदर रिपीटेड वर्ड है वो है पेंसिव। सो पेंसिव का मतलब होता है कि आप किसी डीप थॉट के अंदर इंडल्ज हो। तो पेंसिव का वर्ड भी था रिसेंट पास पेपर्स में, पेंसिव। सो पेंसिव का मतलब है कि आप किसी डीप थॉट के अंदर इंडल्ज हैं। ठीक है, तो आप पॉन्डर कर रहे हैं। पॉन्डर करने का भी मतलब ये है कि आप उसको डीपली सोच रहे हो, किसी बात के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर और फिक्र कर रहे हो। ठीक है, तो पेंसिव का मीनिंग क्या है? डीप थॉट में इंडल्ज होना, थॉटफुल होना। इसका भी सिनोनिम तो यही बनेगा, थॉटफुल होना। ठीक है, रिफ्लेक्टिव होना, बहुत सोच समझ के करना किसी काम को। ठीक है, तो ये वर्ड भी रिपीटेड वर्ड्स में से था। नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट पे जाने से पहले मैं आपको कुछ डेफिनेशंस बताता चलूँ। एंड उसमें से पहली डेफिनेशन है मेटाफर की, क्योंकि लिटरेरी डिवाइसेस आपके पेपर में इंक्लूडेड होती हैं। तो लिटरेरी डिवाइसेस की कुछ हम पहले डेफिनेशंस को समझते हैं, फिर हम इनके कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे। तो मेटाफर क्या होता है कि जब आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं और वहाँ पे कंपैरिजन में आप कंपेयर करने के लिए लाइक या एस का वर्ड या इस तरीके का कोई कंपैरेटिव वर्ड यूज नहीं करते। टाइम इज अ थीफ, टाइम को डायरेक्टली थीफ कह दिया, तो ये मेटाफर है। ये मेटाफर है। सिमिली में जब आप चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो आप लाइक का या एस का वर्ड यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए। तो अगर यहाँ पे होता टाइम इज लाइक अ थीफ, टाइम इज लाइक, टाइम इज लाइक अ थीफ, तो टाइम इज लाइक अ थीफ। ठीक है, तो टाइम इज लाइक अ थीफ। तो लाइक का वर्ड यूज किया गया है जब, तो ये क्या बन जाएगा? ये सिमिली बन जाएगा। तो सिमिली में लाइक या एस होता है, मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ कह देते हैं, और लाइक का या एस का या इस तरीके का कुछ सिमिलर कंपैरिजन वर्ड यूज हम नहीं करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया। अब ये लिखा हुआ है शी इज एज ग्रेसफुल एज अ स्वैन, तो एस का वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है, तो ये सिमिली है, यहाँ से पता चलेगा ये सेंटेंस सिमिली है। अच्छा, अब है जी पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या चीज़ है?
पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी नॉन लिविंग थिंग को आप लिविंग प्रॉपर्टी दे दो, किसी नॉन लिविंग थिंग को आप जो है ना वो लिविंग प्रॉपर्टी दे दो। जैसे यहाँ पर है कि गिविंग ह्यूमन ट्रेड्स टू नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज, ये मैंने डेफिनेशन में लिख दिया। अब ऑप्शन क्या है? द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। अब विस्परिंग की जो प्रॉपर्टी है ये तो इंसानों के साथ एसोसिएटेड है, इंसान सीटी बजा सकता है, हवा तो सीटी नहीं बजाती ना। तो ये सेंटेंस पर्सोनिफिकेशन की एग्जांपल है। विंड विस्पर्ड, विंड एक नॉन लिविंग थिंग है जिसको आपने कंपेयर किया है, उसको प्रॉपर्टी दी है, कंपेयर तो नहीं कहेंगे, उसको ट्रेड दिया है ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स का। तो नॉन ह्यूमन है ना विंड, तो विस्परिंग का आपने उसको ट्रेड दिया, तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गई। ठीक है जी। और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपके एंट्रेंस से रिलेट करता है, इनको हम पहले रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम इनके एमसीक्यूज पे चलते हैं। वो कॉन्सेप्ट है ऑक्सीमोरॉन का। ऑक्सीमोरॉन का मतलब क्या होता है कि ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पे दो कॉन्ट्राडिक्टरी या ऑपोजिट वर्ड्स को जो है ना वो यूज किया गया है और एक इफेक्ट बनाने की कोशिश की जाती है। जैसे डेफनिंग साइलेंस, डेफनिंग भाई साइलेंस कैसे आ किसी को डेफ कर सकता है? मतलब कोई बहुत ऊंची आवाज गुजरे तो कान कान थोड़ी देर के लिए डेफ हो जाता है, कान बंद हो जाता है, इतनी ऊंची आवाज अगर कोई। तो हाउ कैन साइलेंस बी डेफनिंग? तो ये ऑक्सीमोरॉन है। बिटर स्वीट, भाई कड़वा भी है और स्वीट भी है, तो इसका मतलब क्या है? समथिंग विच इज बोथ हैप्पी एंड सैड, ऑक्सीमोरॉन है। लिविंग डेड, जिंदा भी है और मरा हुआ भी है, ये भी ऑपोजिट्स हैं। तो लिविंग डेड यूज करते हैं कि भाई एक शख्स जिंदा तो है लेकिन करता वर्ता कुछ नहीं है, ऐसे लगता है कि बिल्कुल उसकी प्रेजेंस ही नहीं है, मरा हुआ है। एक्ट नेचुरली, एक्टिंग भी करनी है और नेचुरली भी रहना है। ठीक है, तो अभी कंफ्लिक्टिंग आइडियाज है ना, तो कंफ्लिक्टिंग आइडियाज को ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। तो आपके पास फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो कॉन्ट्राडिक्टरी या ऑपोजिट वर्ड्स को किसी जगह पे प्लेस किया जाता है एंड प्लेस करके वहां पर एक इफेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। फिर एलिट्रेशन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एलिट्रेशन क्या है? कि कॉन्सोनेंट वर्ड्स की रेपिटेशन है, यानी एक सेंटेंस के अंदर सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स रिपीट हो रहे हो। जैसे पीटर पाइपर पिक्ड अप पैक ऑफ पिकल्ड पेपर, तो अब ये सारे ही पी से स्टार्ट हो रहे हैं। पी पा पी, फिर आगे पाए, पेपर्स, पी फिर आ गया, तो पी से स्टार्ट हो रहे हैं। पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, तो इसको आप क्या कहोगे? एलिट्रेशन। सेम साउंडिंग वर्ड्स आ रहे हो। शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, बल्कि ये तो एग्जैक्ट सेंटेंस ही आपके पास पेपर में आया हुआ। लेजी लिजर्ड्स लाइंग लाइक लम्प्स, सारे वर्ड जो हैं वो सेम अल्फाबेट साउंडिंग से स्टार्ट हो रहे हैं, कॉन्सोनेंट्स। ठीक है। हाइपरबोले का कॉन्सेप्ट क्या है? हाइपरबोले एक फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पे चीज़ों को बहुत एग्जैजरेट करके लिखा जाता है। एक्सट्रीम किस्म की एग्जैजरेशन है, एक्सट्रीम किस्म की एग्जैजरेशन है कि जैसे है आई हैव, और वो ये किस लिए करते हैं? लिटरल मीनिंग में यूज नहीं होता, बल्कि एम्फासाइज या स्ट्रेस देने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा मैं ये कहूँगा, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स टू सबमिट योर असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन। मैंने तुम्हें कितनी बारी कहा, लाखों मरतबा कहा है तुम अपनी असाइनमेंट को डेडलाइन से पहले सबमिट करो। लाखों मरतबा का मतलब क्या है? मिलियन टाइम्स का मतलब ये नहीं है कि मैंने उसको काउंट करके पूरा 1 मिलियन टाइम्स बताया हुआ है, बल्कि इस बात का मतलब ये है कि मैं स्ट्रेस डाल रहा हूँ कि यार ये पहले भी बात आपको बहुत दफा बता चुका हूँ। ठीक है, तो स्ट्रेस डालने के लिए, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। आपको पूरा घोड़ा तो नहीं खा सकता, घोड़ा साइज में इतना बड़ा होता है। तो इस बात का मतलब क्या है? वो स्ट्रेस देना चाह रहा है कि मुझे शदीद भूख लगी हुई है। आई कुड ईट अ हॉर्स का मतलब क्या है? इस फ्रेज का मतलब क्या है कि मुझे इतनी शदीद भूख लगी हुई है। इस बात का मतलब ये है। द बैग वेज अ टन, इसका मतलब है कि बैग बहुत भारी है। आई टुक फॉर एवर टू गेट हेयर, यानी बहुत ज़्यादा आपको किसी जगह पर पहुंचने के लिए टाइम लग जाए तो हम कह सकते हैं इट टुक फॉर एवर टू गेट हेयर। अच्छा जी, अब आते हैं हम लोग जेरेंड के कॉन्सेप्ट। अब जेरेंड और पार्टिसिपल का कॉन्सेप्ट बड़ा क्लोजली रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, पार्टिसिपल और जेरेंड का मेजर फर्क तो ये है कि पार्टिसिपल में आईएनजी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है कि ईडी हो, लेकिन जेरेंड की निशानी ये है कि उसमें हमेशा आईएनजी होगा ही होगा। तो जेरेंड क्या है कि जब एक वर्ब के एंड पे आईएनजी हो और वो नाउन के तौर पे फंक्शन कर रहा हो, तो इसको हम जेरेंड कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? जेरेंड कहते हैं।
तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो जेरेंड का कॉन्सेप्ट कहलाता है। तो जेरेंड क्या है? आप फॉर्म अ वर्ब जिस फॉर्म फॉर्म एंडिंग इन आई एन जी एंड इट फंक्शन एज अ नाउन, और ये नाउन के तौर पे फंक्शन करती है। सो वर्ब जो आई एन जी से एंड हो रहा है और फंक्शन करता है क्या? इट फंक्शंस एज अ नाउन। स्विमिंग इज फन, तो ये वर्ब है, कोई नाउन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, सो इट इज एक्टिंग एज अ नाउन, और आखिर में आई एन जी भी है। पार्टिसिपल वर्ब जो है एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन की क्वालिटी बताता है। नाउन तो क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग है और एनिमल है। एडजेक्टिव क्या है? जो कि नाउन की क्वालिटी बता रहा है। एडजेक्टिव जो है वो नाउन की क्वालिटी बता रहा है। जैसे मैं कहता हूँ अ यंग बॉय, तो बॉय यहाँ पे नाउन है। अब यंग एडजेक्टिव है कि बता रहा है कि वो जवान लड़का है। अब उससे मुझे आइडिया हो गया कि उसकी एज कितनी होगी। ठीक है, तो इस नाउन की प्रॉपर्टी बता रहा है, इसकी क्वालिटी बता रहा है, तो उसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो जब एक वर्ब एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा हो और उसके आखिर में आई एन जी या ई डी प्रेजेंट हो, तो हम इसको कहते हैं, और ई एन भी प्रेजेंट हो सकता है, ई एन भी प्रेजेंट हो सकता है, तो इसको हम पार्टिसिपल कहते हैं। द ब्रोकन वॉस ले ऑन द फ्लोर, तो वॉस यहाँ पे क्या है या वेस यहाँ पे क्या है? ये नाउन है। अब उसकी प्रॉपर्टी है कि वो टूटा हुआ है ये वर्ब? ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन वर्ब है, लेकिन यहाँ पर ये इस नाउन की क्वालिटी को बता रहा है, इसके लिए एज एन एडजेक्टिव ऐड कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट पार्टिसिपल का कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट इसलिए रिवाइज करवा दिया बीच में एमसीक्यूज रोक के आप लोगों को, क्योंकि ये आपके पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं है वो इन कॉन्सेप्ट को लाजमी पेपर में लेके चले। लिटरेरी डिवाइसेज इंक्लूडेड होती हैं। फिर ईडियम्स ही पूछे जाते हैं, ईडियम्स आगे आएंगे तो मैं मीनिंग्स बताता जाऊंगा जो रिपीटेड एमसीक्यूज के हैं। फिर एक्टिव पैसे पूछे जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आपके पेपर का हिस्सा है। तो आप अगेन एमसीक्यूज दोबारा स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से, दे आर स्टार्टिंग अगेन हेयर फ्रॉम क्वेश्चन 16 ऑनवर्ड्स। सो कंप्लीट द सेंटेंस, नॉलेज इज पावर। बहुत इजी फ्रेज आई हुई है, नॉलेज इज पावर। अब चूज द करेक्ट सेंटेंस यूजिंग अफेक्ट एंड इफेक्ट। अफेक्ट एंड इफेक्ट का हमने वर्ड यूज करना है। द वेदर विल डैश माई मूड, द वेदर विल डैश माई मूड, बट द रियल डैश वॉज सीन इन माई प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इफेक्ट ए के साथ भी है, ई के साथ भी है। इनका डिफरेंस हम लोगों ने देखना है कि यहाँ पे राइट चॉइस कौन सी आएगी। तो ये जो ए के साथ इफेक्ट लिखा जाता है ना, इस ये वर्ब के तौर पे ऐड करता है, ये वर्ब के तौर पे ऐड करता है, और किसी चीज के इन्फ्लुएंस को बता रहा होता है या उसके चेंज को बता रहा होता है, किसी चीज के असर को बता रहा है। इन अदर वर्ड्स, ये इन्फ्लुएंस को बता रहा है, असर को बता रहा है। ठीक है, ये जो ई के साथ इफेक्ट लिखा जाता है वो उसके रिजल्ट को बता रहा है, उसका नतीजा क्या होगा। ये तो उसके इफेक्ट को बता रहा था, असर को बता रहा था, इन्फ्लुएंस को बता रहा था, और वर्ब के तौर पे ऐड हुआ था ए वाला जो है। ये जो ई वाला है ये नाउन के तौर पर यूज होता है, ये यूजुअली नाउन के तौर पर यूज होता है, और वो कॉन्सिक्वेंसेस, फाइनल कॉन्सिक्वेंसेस बताता है, फाइनल रिजल्ट बताता है। द वेदर विल डैश माई मूड, तो इन्फ्लुएंस करेगा मेरे मूड को, मेरे मूड पे असरअंदाज होगा, तो इसलिए ए वाला इफेक्ट आएगा। बट द रियल इफेक्ट, लेकिन असल इफेक्ट जो टाइम कंज्यूमिंग इफेक्ट है, वह सीन इन माई प्रोडक्टिविटी। अगर वेदर अच्छा होगा मेरा मूड तो अच्छा होगा, लेकिन मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। आजकल सबके साथ ऐसा ही हो रहा है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बारिश हो जाए, मौसम अच्छा हो जाए, तो मूड अच्छा है तो फिर काम भी कर लेते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अच्छा, करेक्ट स्पेलिंग चूज करने का आपके पास एक से आधा क्वेश्चन होता है आपके पेपर के अंदर लाजमी। एंड ये क्योंकि पास पेपर का रिपीटेड वर्ड है तो ये मैंने ऐड किया हुआ है, लेकिन आपने बाकी वर्ड्स को भी देखना है। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना जिनमें डबल आर, डबल एस या रिपीटेडली लेटर्स री यूज हो रहे होते हैं, रिपीटेडली यूज हो रहे होते हैं, री यूज क्या हो गया, रिपीटेडली यूज हो रहे हैं, इस तरह के पूछे जाते हैं स्पेलिंग्स करेक्ट करने को, जिसमें स्टूडेंट यूजली गलती करते हैं। तो एम्बेरसमेंट के करेक्ट स्पेलिंग क्या होंगे? एम्बेरसमेंट में आर भी डबल होता है और एस भी डबल होता है, तो सी और, यानी सी नहीं बनता, एस डबल नहीं है, ये रॉन्ग है, ऑप्शन ए ही बनता है।
EMBA, डबल आर होना चाहिए, डबल एस होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन ए मेरे पास यहाँ पर करेक्ट चॉइस है। तो करेक्ट चॉइस यहाँ पर मेरे पास क्या है, ऑप्शन। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है वो लिटरेरी डिवाइसेज जो मैंने एक्सप्लेन किया, अब उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज आ गए हैं, पास पेपर्स के एमसीक्यूज हैं। मेटाफर का कॉन्सेप्ट क्या था, दो चीज़ों को कंपेयर करता है लेकिन लाइक या एज का वर्ड यूज नहीं करता। ही इज अ नाइट आउल, तो ये मेटाफर है। ही इज अ नाइट आउल, ही इज लाइक अ नाइट आउल होता तो सिमिली होना था, तो ही इज अ नाइट आउल। तो हमने मेटाफर ढूंढना है यहाँ पे, क्या है, तो नाइट आउल उसको करार दे रहे हैं, तो नाइट आउल यहाँ पर मेटाफर है। सिमिली करनी है, आइडेंटिफाई, ये हर स्माइल वाज एज ब्राइट एज द सन, सो एज का वर्ड यूज हो रहा है या लाइक का वर्ड यूज हो रहा है, तो सिमिली है, एज द सन यहाँ पे सिमिली है। पर्सोनिफिकेशन, ये मैंने आपको समझाते हुए एग्जाम्पल में भी यही सेंटेंस लिखा हुआ था, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। तो पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि नॉन ह्यूमन थिंग्स को ह्यूमन ट्रेड्स या ह्यूमन प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहे होते हैं। विस्पर्ड, भाई विंड विस्पर नहीं कर सकती, ह्यूमंस विस्पर करते हैं। द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। इडियम्स, व्हाट डज अ पीस ऑफ केक मीन, रिपीटेड इडियम्स में से है। पीस ऑफ केक का मतलब होता है अ टास्क विच इज वेरी इजी, एक टास्क जो कि बहुत इजी हो, तो बहुत आसान हो, तो आप उसको कहते हैं इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या है कि ऐसी चीज़ों के शुरू में तो हमें लगे कि नुकसान देगी, लेकिन उसके साथ कोई ना कोई हमें फ़ायदा भी मिल जाए। तो नुकसान के साथ कोई फ़ायदा मिल जाए, या वो फ़ायदा जो आप उससे एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, ठीक है, तो वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है। अ गुड थिंग दैट लुक बैड एट फर्स्ट, ठीक है, ये ऑप्शन सी बनता है, हाँ बिल्कुल यही है, क्योंकि ऑप्शन डी में तो लिखा हुआ है समथिंग कंफ्यूजिंग, तो कंफ्यूजिंग नहीं। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब ये है कि आपको नुकसान में फ़ायदा मिल गया, राइट। तो नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं, ये इसका ऑप्शन सी हो गया। मीनिंग ऑफ वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब है कि वो काम जो बहुत दफ़ा नहीं होता, बल्कि साल में एक दफ़ा दो दफ़ा होगा, बहुत रेयर होगा, वेरी रेयर, वेरी रेयरली, बहुत कम होना किसी चीज़ का। बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट का मतलब ये होता है कि किसी की बात को बर्दाश्त कर लेना, दर्द को, तकलीफ को बर्दाश्त कर लेना। कोई आपसे गलत बयानी करे, आप जो है उसकी बात पे खामोश रहें, आपको कुछ चोट लग जाए और आप उस पेन को बर्दाश्त करें, आपको कोई नुकसान हो जाए, आप उस पेन को बर्दाश्त करें, तो कहते हैं बाइट द बुलेट, गोली को चबाना। ड्योर पेन और डिफिकल्टी ब्रेवली, तो सिर्फ डिफिकल्टी नहीं है, बल्कि किसी की डिफिकल्ट बात, किसी की बुरी बात को भी बर्दाश्त कर लिया आपने, आप खामोश रहे, तो हम कहेंगे कि बाइट द बुलेट। प्रपोजिशंस, शी हैज लिव्ड इन दिस सिटी डैश 2005। तो सिंस और फॉर का फर्क तो पता होना चाहिए। अगर अगर मैं ये कहता हूँ कि आई एम लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2010, आई एम लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2010, तो सिंस आएगा। अगर मैं ये कहता हूँ कि आई एम लिविंग इन दिस हाउस फॉर 15 ईयर्स, तो 15 ईयर्स के साथ क्या आएगा, फॉर आएगा। अगर मैं ये कहूँगा आई बिन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock, तो सेंस आएगा कि मैं तुम्हारा 2 बजे से इंतजार कर रहा था। अगर मैं ये कहता हूँ कि आई बिन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, फॉर द लास्ट 2 आवर्स, तो फिर फॉर आएगा, ठीक है। तो सेंस क्या है, यहाँ पे यूज होगा। तो सेंस जब आपके पास एग्जैक्ट वो डेट गिवन है, टाइम गिवन है, वी हैव लिव्ड हेयर फॉर 5 ईयर्स, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने दोनों यहीं पे क्लियर कर दिए। सिंस और फॉर का इजी कॉन्सेप्ट है, पता होना चाहिए, पास पेपर में आता रहे। शी विल अराइव एट नून होगा, दोपहर को आएगी, पहुंचेगी। द बुक इज दैट द सेल्फ ऑन द शेल्फ इन अंडर द, भाई बुक शेल्फ के ऊपर पड़ी होगी ना, तो ऑन द शेल्फ। इजी होते हैं प्रपोजिशन, लेकिन गौर से करने हैं। शी इज प्राउड डैश हर अचीवमेंट्स, फॉर ऑफ ऑन बाय, शी इज प्राउड ऑफ, किसी चीज के ऊपर आप प्राउड ऑफ होते हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स, तो प्राउड ऑफ होगा, प्राउड बाय नहीं होता या प्राउड फॉर नहीं होता। द चिल्ड्रन आर एक्साइटेड डैश द ट्रिप, फॉर द ट्रिप होना चाहिए, ठीक है। अबाउट फॉर विद क्या होना चाहिए, तो अबाउट द ट्रिप। तो चिल्ड्रन ट्रिप को लेके एक्साइटेड है, ऑप्शंस में फॉर के साथ अबाउट भी है, तो चिल्ड्रन आर एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप, ट्रिप पर जाने के, ट्रिप के बारे में, ट्रिप को लेकर वो एक्साइटेड है। शी इज गुड एट प्लेइंग चेस, तो आंसर ही मुंह से निकल गया, क्योंकि इतना इजी सेंटेंस था, ये चॉइसेस देखनी ही नहीं पड़ी, आंसर डायरेक्टली आ गया। चेंज द टू पैसिव वॉइस, तो ये एग्जैक्ट पास पेपर का क्वेश्चन है। अच्छा, एक्टिव और पैसिव में क्या होता है, पहले मैं बता दूं कि एक्टिव सेंटेंस क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। जिस तरह यहाँ पे है, द शेफ
कुक्ड डिनर। शेफ यहाँ पे सब्जेक्ट है, कुक्ड यहाँ पे वर्ब है, डिनर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। जब आप ये एक्टिव को लिखने का तरीका कार है। जब आप पैसिव को लिखेंगे तो पैसिव को किस तरह से लिखा जाता है, पैसिव को लिखने का तरीकाकार ये है कि आप ऑब्जेक्ट फिर वर्ब फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा डिनर, तो डिनर अब कुक्ड बता रहा है सेकंड फॉर्म है वॉज कुक्ड, शेफ एक स्पेसिफिक शेफ ने बनाया तो बाय द शेफ, तो ये पैसिव में चला गया। चेंज इनटू एक्टिव, अब पैसिव है एक्टिव में लेके जाना है, तो टीचर यहाँ पे सब्जेक्ट है, स्टार्ट में आ जाएगा द टीचर, द टीचर, द टीचर, द टीचर, द टीचर रोड द लेटर, रोड द लेटर। मुझे कैसे पता चलेगा, वॉज है तो वॉज बता रहा है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब था, द टीचर रोड द लेटर। द कमेटी अप्रूव द न्यू रूल, अब अगेन इसको पैसिव में लेके जाना है। कमेटी यहाँ पे सब्जेक्ट है, दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज योर वर्ब। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। द कमेटी अप्रूव्ड द न्यू रूल, द न्यू रूल वाज अप्रूव्ड बाय द कमेटी, द न्यू रूल स्टार्ट में आना है, द न्यू रूल वाज अप्रूव्ड बता रहा है वाज है, वाज अप्रूव्ड बाय द कमेटी। आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट के एमसीक्यूज करने से पहले मैं सारी टाइप है ना जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्विकली। शी सेड आई एम रीडिंग, शी सेड आई एम रीडिंग, शी सेड दैट शी वाज रीडिंग हो जाएगा। दैट आता है, आई चेंज हो जाएगा इनटू शी, एम सेट की वजह से पास्ट में चला जाएगा, वॉज रीडिंग वहीं पर रहेगा। तो सिंपल है। फ्यूचर टेंस में क्या होता है कि विल या शुड लगता है, अगर शेल है तो शुड हो जाएगा। वैसे तो आप मॉडर्न इंग्लिश में शेल खत्म हो गया, विल ही है। ही सेड आई विल कॉल यू, ही सेड दैट, अब ही बता रहा है, आई ही में चेंज हो जाएगा, ही सेड दैट ही वुड कॉल मी, ही सेड दैट ही वुड कॉल मी। पास्ट परफेक्ट में इंडायरेक्ट कैसे होता है, हैड होगा या हैज होगा, तो उनको कैसे करना है देखते हैं। ही सेड दैट, वैसे तो अभी तो पास्ट परफेक्ट की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट पे आता हूँ। ही सेड आई हैड गॉन होम, ही सेड दैट ही हैड गॉन होम, ही हो गया। और थर्ड फॉर्म में वर्ब भी आएगी हैड के साथ, गॉन होम। कन्वर्ट इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अब इनडायरेक्ट में जाना है हमने। एमसीक्यूज आगे मैंने एक्सप्लेन कर दिए, आगे जाके फिर मैंने इसमें और भी टाइप्स इसकी की हुई है। शी सेड आई एम लर्निंग स्पेनिश, तो शी सेड दैट, शी बता रही है, आई शी में कन्वर्ट हो जाएगा, शी सेड दैट शी वाज लर्निंग स्पेनिश, शी सेड दैट शी वाज टाइप्ड है, मिस प्रिंटेड है यहाँ पे, तो शी सेड दैट, शी सेड दैट शी वाज लर्निंग स्पेनिश। नेक्स्ट है कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट। ही सेड आई विल फिनिश द वर्क टुमारो, he said that, he said that, he said that आ जाएगा। अब ही अपने बारे में बता रहा है तो आई चेंज हो जाएगा, ही में said that he। विल मैंने आपको बताया पीछे said हो तो वुड में चेंज हो जाता है, he said that he would finish। अब वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फिनिश नहीं लगाना है यहाँ पे। he said that he would finish, finish the work, the work the next day, the next day। टुमारो चेंज हो जाता है इनटू द नेक्स्ट डे, और यस्टरडे चेंज होता है द डे बिफोर में। तो ये याद रखना है आपने इनडायरेक्ट स्पीच में। शी मेंशन दैट, आप डायरेक्ट में लेके जाना है। शी मेंशन दैट शी हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, शी मेंशनड, शी मेंशनड, कोमा एंड इन्वर्टेड कोमास, दैट खत्म हो जाएगा, शी आई में वापस आएगा। शी सेड दैट आई, तो हैड ही रहता है, पास्ट परफेक्ट है, आई हैड, और हैड के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी आएगी, आई हैड कंप्लीटेड। ठीक है, आई हैड कंप्लीटेड द, कंप्लीटेड ही आएगा, द क्या था आगे, प्रोजेक्ट, आई हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, इन्वर्टेड कोमास बंद। शी मेंशनड आई हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। अब कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, यस नो वाले क्वेश्चन हो आगे।
पेपर में आते रहे हैं ये, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट ओवरव्यू करते हैं, फिर आगे हम चलते हैं, ताकि 100% आपकी ना इस लेक्चर से वन गो में प्रिपरेशन हो जाए। तो यस नो के लिए आप इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं। शी आस्क्ड डू यू लाइक चॉकलेट। अब यस नो बनता है ना इसका आंसर, भाई यार तो पसंद है तो यस, नहीं है तो नो। ऐसा जो क्वेश्चन होता है, ऐसा जो सेंटेंस होता है, जब आप इंडायरेक्ट में लेके जाओगे तो दो बातों का ख्याल रखना है। एक तो इसमें डैट नहीं लगता, डैट नहीं यूज होता। सेकेंडली इफ या वेदर में से कोई एक चीज इस्तेमाल होगी, एंड साथ वर्ब के साथ ईडी या सेकंड फॉर्म आएगी। शी आस्क्ड इफ आई लाइक चॉकलेट, शी आस्क्ड वेदर आई लाइक चॉकलेट भी हो सकता है, वेदर आई लाइक चॉकलेट भी हो सकता है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनका आंसर यस या नो की फॉर्म में बनता हो, तो जब इंडायरेक्ट बनाते हैं तो इफ या वेदर लगाते हैं। शी आस्क्ड इफ आई लाइक चॉकलेट, बता दिया मैंने। ही सेड आर यू कमिंग विद अस, अगेन इसका आंसर भी यस या नो बनता है। तो ही सेड डैट नहीं आएगा, इफ यू चेंज हो जाएगा आई में, इफ आई, और पीछे सेड है, सेड बता रहा है पास चलेगा आगे। ही सेड, ही आस्क्ड इफ आई वाज कमिंग विद देम। तो आई सिंगुलर है तो वाज आएगा, वर नहीं आएगा। तो आई वाज कमिंग विद देम। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें डब्ल्यू एच मैंशन होता है, व्हाट वेयर वाई एक्सेट्रा, इस तरह के भी सेंटेंसेस होते हैं, इनको हम कहते हैं इनडायरेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इन द इनडायरेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर में व्हाट वेयर वाई जो होगा वो किस तरह से देखा जाएगा। शी आस्क्ड वेयर डू यू लिव, शी आस्क्ड वेयर आई लिव्ड, इनमें भी डैट नहीं होता, और जो भी डब्ल्यू एच वाला वर्ड है वो एज इट इज कॉन्टिन्यू रहता है। तो इसमें डैट नहीं आएगा, जो डब्ल्यू एच वाले सेंटेंसेज हैं उनमें डैट नहीं आता, ये बात आपने याद रखनी है कि उनमें डैट नहीं आता। दे आस्क्ड व्हाई आर यू लेट, दे आस्क्ड व्हाई आई, अब आस्क्ड है तो व्हाई आई वाज लेट, व्हाई आई वाज लेट। ठीक है जी, ये बता दी। अब यूनिवर्सल ट्रूथ, वो बातें जो इनडायरेक्ट में पास्ट में नहीं जा सकती। अब जिस तरह ये सेंटेंस है, द टीचर सेड द सन राइजेज फ्रॉम इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट ही रहेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही रहेगा। वजह क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ को चेंज नहीं कर सकते, यूनिवर्सल ट्रूथ चेंज नहीं होगा, तो यूनिवर्सल ट्रूथ चेंज नहीं होता। He said honesty is the best policy, he said honesty is the best policy, he said that honesty is the best policy ही रहेगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ चेंज नहीं होता। पास्ट पेपर का रिपीटेड क्वेश्चन है, आई एम गोइंग डैश टू वॉच अ मूवी, आई एम गोइंग टू द सिनेमा होना चाहिए, टू द सिनेमा। दा क्यों आएगा भाई, किसी एक स्पेसिफिक सिनेमा में जा रहा है ना देखने के लिए। सो आई एम गोइंग टू द सिनेमा टू वॉच अ मूवी, तो ऑप्शन डी बनता है। आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेंटेंस में कहाँ पे एरर है, इस पार्ट में एरर है, इसमें है या इसमें है, यानी कोई एरर नहीं है। दे वर ऑल शॉक्ड एट हिज फेलियर, एट नहीं होता, दे वर ऑल शॉक्ड ऑन हिज फेलियर इन, तो दे वर ऑल शॉक्ड एट हिज फेलियर। अच्छा, ये करेक्ट कर लें, ये सेंटेंस में यहाँ पे टाइप हुआ, दे वर ऑल शॉक्ड, इन नहीं आएगा, इन हिज फेलियर नहीं होगा, एट हिज फेलियर होगा। तो ये मैंने करेक्ट करके लिखा हुआ है, असल में मिस्टेक होगी यहाँ पे, मुझे लिखना ही जो गलत चाहिए था, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता। तो इनकी यहाँ पे मिस्टेक है, देवर ऑल शॉक्ड इन हिज फेलियर नहीं होगा, देवर ऑल शॉक्ड एट हिज फेलियर करेक्ट है, इन रॉन्ग है। और ये नहीं है कि इसमें एरर नहीं है, एरर है, इन नहीं आएगा, एट आएगा, देवर ऑल शॉक्ड एट हिज फेलियर। अच्छा जी, लिटरेरी डिवाइसेस हैं आगे, एमसीक्यूज कंटिन्यू करने हैं। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस सेंटेंस, identify the figure of speech in a sentence. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. Alliteration है, alliteration में क्या होता है,
सेम साउंडिंग वर्ड्स रिपीट हो रहे होते हैं, तो एस का यहाँ पे कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है। आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स टू क्लीन योर रूम, मिलियन टाइम्स हाइपर बोले है, लिटरल मीनिंग में यूज नहीं हो रहा बल्कि स्ट्रेस देने के लिए यूज हो रहा है, तो ये हाइपर बोले की एग्जाम्पल है। हाइपर बोले में क्या होता है कि ऐसा वर्ड इस्तेमाल होता है इसमें एग्जैजरेशन होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग द सिमली, अगर एज का वर्ड है, लाइक का वर्ड है तो सिमली है। जरंट आइडेंटिफाई करना है, तो ये मैं बता देता हूँ, ये वॉज एज फास्ट एज लाइटिंग, लाइटनिंग, एज फास्ट एज का वर्ड यूज हो रहा है ना। आइडेंटिफाई द जरंट इन द सेंटेंस, सिंगिंग मेक्स हर हैप्पी, सिंगिंग, जरंट कब होगा, जब वर्ब के साथ आईएनजी हो और वो नाउन के तौर पे ऐड कर रहा हो, यहाँ पे और कोई नाउन नहीं है। सिंगिंग मेक्स हर हैप्पी, तो सिंगिंग जरंट के तौर पे। आइडेंटिफाई द पार्टिसिपल इन द सेंटेंस, पार्टिसिपल में आईएनजी भी हो सकता है, ईडी भी हो सकता है। अब आईएनजी वाला भी है, ईडी वाला भी है, आप देखते हैं भाई क्राइंग है या नीडेड है। द क्राइंग बेबी नीडेड कंफर्ट, तो पार्टिसिपल क्या होता है कि वर्ब जो है वो एडजेक्टिव के तौर पे ऐड कर रहा होता है, और आईएनजी हो सकता है या ईडी, दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। तो बेबी नाउन है, उसकी प्रॉपर्टी बता रहा है, इसका ट्रेड बता रहा है कि वो बच्चा रो रहा था, वो बेबी रो रहा था, क्राइंग था, क्राइंग, द क्राइंग बेबी, बेबी नाउन, और क्राइंग यहाँ पे वर्ब है, क्राई वर्ब है, उसके साथ आईएनजी आ गया और एडजेक्टिव के तौर पे यूज, तो क्राइंग यहाँ पर है, द क्राइंग बेबी नीडेड कंफर्ट या नीडेड अटेंशन। विच आर द फॉलोइंग कंटेन एन ऑक्सीमोरॉन, लाउड साइलेंस, एंग्री स्टॉर्म, भाई स्टॉर्म तो एंग्री होता है, सेम मीनिंग है। ब्राइट सनलाइट, सनलाइट ब्राइट ही होती है। हैप्पी फेसेस खुशगवार शक्लें। लाउड साइलेंस, अब लाउड भी है साइलेंस भी है, तो ऑपोजिट आ रहा है ना, ऑपोजिट वर्ड्स इस्तेमाल हों, लाउड साइलेंस बनता है, इसका ऑक्सीमोरॉन बनता है, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स को कंबाइन किया होता है। पर्सोनिफिकेशन किस में है, विच सेंटेंस इंक्लूड्स पर्सोनिफिकेशन, विच सेंटेंस इंक्लूड्स पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन में क्या है, नॉन लिविंग थिंग को लिविंग प्रॉपर्टीज दे रहे हैं। द सन स्माइल्ड डाउन एट अस, सन तो नहीं स्माइल करता ना किसी पे, तो ऑप्शन ए ही बनता है। तो सन नॉन लिविंग है, स्माइलिंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है। आइडेंटिफाई करने की कौन सी लिटरेरी डिवाइस है, द काम लेक वॉज अ मिरर, तो मेटाफर है, काम लेक को डायरेक्टली मिरर कह दिया, अगर वॉज लाइक का मिरर होता तो सिमली होता। द काम लेक वॉज लाइक अ मिरर, तो सिमली तब होता कि जब वॉज लाइक अ मिरर होता, यहाँ पे द काम लेक वॉज अ मिरर, डायरेक्टली कह दिया है, तो राइट ऑप्शन क्या बनता है, मेटाफर। सेंटेंस ढूंढे जिसमें एलिट्रेशन, एलिट्रेशन ऊपर गुजर चुकी हैं, इजी है, तो मेरा ख्याल है अब आगे चलते हैं। पीटर पाइपर पिक्ड अप, तो ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, सेम सेंटेंस है। अब आते हैं इनकी तरफ, एरर्स वाले सेंटेंसेस की तरफ, जिनमें हमने एरर्स आइडेंटिफाई करने हैं, एरर्स आइडेंटिफाई करने हैं। चारों के चारों इससे सेंटेंस बना रहे हैं, एक पार्ट में एरर है, एरर बताओ कहाँ पे है। द टीचर गेव अस मैनी एडवाइजेज, हाँ हाँ, एडवाइस अनकाउंटेबल है। आप में से कोई मेरे पास आया काउंसलिंग के लिए, मैंने उसको एक से ज्यादा मशवरे दिए, तो वो एडवाइस ही होगा, एडवाइजेज नहीं होगा। द टीचर गेव अस मैनी एडवाइजेज, यही मिस्टेक है, बिफोर द एग्जाम, बिफोर द एग्जाम करेक्ट है, तो कोई एरर नहीं है, ये गलत बात है, एरर है, यहाँ पे एरर है, ऑप्शन बी में एरर है। तो इस तरह से आपने मार्क करना होगा अपने अपनी चॉइसेस को, किस में गलती है। ही अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स हैव गॉन टू द सिनेमा, ही अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स, अब ही यहाँ पे सिंगुलर है, सब्जेक्ट को देखना है, फ्रेंड्स को नहीं देखना। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, ही है, फ्रेंड्स नहीं है सब्जेक्ट। ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है, ये ऐसा सेंटेंस आए तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी फ्रेंड्स है तो आगे है भी लगेगा, या प्लूरल है तो हैव लगेगा। अरे भाई सब्जेक्ट के मुताबिक लगाया जाता है, सब्जेक्ट के मुताबिक, तो सब्जेक्ट बेटा यहाँ पर ही है, ही अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स हैज गॉन टू द सिनेमा होना चाहिए, सब्जेक्ट के मुताबिक आएगा, हैव नहीं आएगा, ठीक है। रीजन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो सब्जेक्ट को देखो वो यहाँ पे सिंगुलर है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू सबमिट, अब अगेन यहाँ पे ही है, ईच को सिंगुलर के तौर पे ट्रीट करेंगे। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच सिंगुलर है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज आस्क्ड, नीदर ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट इन दिस केस, नीदर सिंगुलर है, नीदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट इन दिस केस, तो सब्जेक्ट के मुताबिक देखते हैं, आंसर्स को या फ्रेंड्स को नहीं देखना। तो तीनों सेंटेंसेस एक जैसे एक जगह पे कर दिए,
ताकि समझ आ जाए। बहुत रवा रिपीट हुआ हुआ ये सेंटेंस प्रेपोजिशन की मिस्टेक होती है, और ये प्रेपोजिशन के पार्ट में भी आता रहा। ही प्रेफर्स टी देन कॉफी, देन नहीं आएगा, ही प्रेफर्स टी टू कॉफी आएगा। टू होता है जब एक चीज को दूसरी चीज पे फोकियत दे रही होती है, तो फिर देन नहीं होता, देन कंपैरिजन के लिए होता है, फोकियत देने के लिए नहीं होता। ही प्रेफर्स टी टू कॉफी इन द इवनिंग, हैड ही लेफ्ट व्हेन आई रियलाइज द मिस्टेक। सो व्हेन नहीं होगा यहाँ पे, देन आई रियलाइज माई मिस्टेक। ठीक है, ही हैड ही लेफ्ट देन आई रियलाइज माई मिस्टेक, देन आई रियलाइज माई मिस्टेक। ठीक है, हैड ही लेफ्ट देन आई रियलाइज माई मिस्टेक। सो व्हेन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे देन होना चाहिए। द न्यूज आर नॉट कंफर्म्ड, अगेन यहाँ पे ये मिस्टेक है भाई। द न्यूज कलेक्टिव नाउन है, न्यूज एक हो या ज्यादा हो उसको सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं, ये ज्यादा है। द न्यूज इज नॉट कंफर्म्ड बाय द ऑफिशियल जेट। आई वेंट टू द मार्केट एंड बॉट वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड मिल्क। ठीक है, आई वेंट टू द मार्केट एंड बॉट वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड मिल्क। I went to the market and bought vegetables, fruits। ठीक है, तो यहाँ पे कोमा होना चाहिए था ना वेजिटेबल्स के बाद, वेजिटेबल्स कोमा फ्रूट्स एंड मिल्क। तो कोमा यहाँ पे मिसिंग है सी में, तो यहाँ पे फ्रूट से पहले कोमा आना चाहिए। If I was you, I would never make such a mistake। I के साथ यहाँ पर अगर कंडीशनल हो, यानी इफ कंडीशन बता रहा है ना, अगर मैं, तो कंडीशनल में फिर वॉज नहीं आता, आई के साथ वर आएगा। आई वर यू, आई वुड नेवर मेक सच अ मिस्टेक। तो यहाँ पे वॉज मेंशन है ना, तो यहाँ पे वर होना चाहिए। ही डिडंट, ही डिड नॉट वेंट टू स्कूल यस्टरडे, डिड नॉट थोड़ी आना है यहाँ पे। ठीक है, डिड नॉट के साथ फिर आगे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आना है, वेंट क्यों लगा रहा है। ही डिड नॉट वेंट टू स्कूल यस्टरडे बिकॉज ही वॉज सिक। ठीक है, ही डिड नॉट गो, फर्स्ट फॉर्म बनती है इसकी, गो होना चाहिए था यहाँ पे। वैसे तो आपने ये नहीं बताना होता कि करेक्ट नहीं करना होता, मिस्टेक सिर्फ आइडेंटिफाई करनी होती, तो मिस्टेक यहाँ पे वेंट की है, यहाँ पे डिड के साथ ना फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको आप कहते हैं। डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे बिकॉज ही वाज सिक, वेंट नहीं आएगा, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैव इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली दिस ईयर। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, द नंबर सिंगुलर हैज इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली दिस ईयर, तो हमेशा सब्जेक्ट पे नजर रखा करें, यहाँ पे है। माई फादर टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी आर द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होगा। माई फादर टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होना चाहिए। आगे है, दे डिस्कस्ड अबाउट द इशू फॉर आवर्स, दे डिस्कस्ड अबाउट, दे डिस्कस्ड अबाउट द इशू फॉर आवर्स। दे डिस्कस्ड अबाउट द इशू नहीं होगा, दे डिस्कस्ड द इशू होगा। भाई डिस्कशन अबाउट ही होती है, रिलेटेड टू सम टॉपिक, तो डिस्कस्ड के साथ फिर अबाउट नहीं आएगा, दे डिस्कस्ड द इशू होना चाहिए, अबाउट की यहाँ पे जरूरत नहीं है। नीदर माई पेरेंट्स नॉर माई टीचर हैव अप्रूव्ड द प्लान। सो नीदर और नॉर के साथ हमेशा हैज आता है, हैव नहीं आता। ये ऊपर भी गुजर चुका है, इसलिए मैं इसकी फर्दर डेप्थ में नहीं जा रहा। 70 में है, शी इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द टीम। तो शी इज वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट है ना, उसके साथ प्लूरल होना चाहिए था, शी इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द टीम। तो ये मिस्टेक है इस ऑप्शन में। he gave me a useful piece of advice, advice, advices, advising। अब यहाँ पे सी वाला एडवाइस आएगा। अब पहले मैं बता देता हूँ, ये जो सी वाला एडवाइस है ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये जो सी वाला एडवाइस है ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है, और एस वाला जो एडवाइस है ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये क्या होता है कि जब आप किसी को कोई ओपिनियन दे रहे हो, कोई चीज़ रिकमेंड कर रहे हो, कोई बात सजेस्ट कर रहे हो, इसको कहते हैं। ठीक है, कि एडवाइस रेफरिंग टू अ रिकमेंडेशन और ओपिनियन जो कि गाइडेंस के तौर पे दिया जाए, गाइडेंस के तौर पे दिया जाए। और ये है कि आप कोई चीज़ रिकमेंड कर रहे हो कि नहीं यार ऐसे नहीं, ऐसे करो, ओपिनियन ना दे रहे हो, बल्कि आप जो है ना रिकमेंडेशन दे रहे हो।
ओपिनियन तो क्या है कि भाई उसमें और रिकमेंडेशन में फ़र्क है। ओपिनियन आपकी राय है, तो ओपिनियन रिकमेंडेशन हो सकता है, लेकिन इनमें डिफरेंस है। रिकमेंड करने का मतलब है कि मैं कहूँगा यही काम करो। ओपिनियन ये है कि भाई मेरा मेरा ऑप्शन ये है, मेरा ओपिनियन ये है, अब आप उसको फॉलो करते हो या नहीं करते एक अलग बात है। तो टीचर एडवाइस देता है, सी वाली, और एडवाइस वर्ब के तौर पे है। तो ये गेव मी अ यूजफुल पीस ऑफ एडवाइस, सी वाला एडवाइस। जब आप किसी को गाइडेंस के तौर पे ओपिनियन देते हैं तो सी वाला आएगा, एडवाइस नाउन के तौर पे आएगा। अगेन मैंने एस वाला भी आगे यूज कर दिया ताकि क्लियर हो जाए। शी एडवाइज्ड मी टू स्टे काम, गलत है, एस वाला होना चाहिए यहाँ पे। शी एडवाइज्ड मी वर्ब के तौर पे ऐड करेगा ना। उसने मुझे सलाह दी कि मैं शांत रहूं, काम रहूं, पुरसकून रहूं। ही इज टॉलर डैश हिज ब्रदर। अब देन और देन का कंपैरिजन भी पता होना चाहिए। जो देन एज की ए वाला देन है, ये वाला कंपैरिजन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जब दो चीज़ों को बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। और ई एन वाला जो देन है वो किसी, आप कह सकते हो, इवेंट के लिए यूज होता है। किसी कह सकते हैं कोई वाक्य को रेफर करने के लिए इस्तेमाल होता है, या किसी काम के करने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा मैं कहता हूँ ना, आई विल ईट डिनर देन आई विल गो फॉर अ वॉक। आई विल ईट डिनर, आई विल ईट डिनर देन, तो यहाँ पे ई वाला देन होगा, देन आई विल गो फॉर अ वॉक। आई विल ईट डिनर देन आई विल गो फॉर अ वॉक। ए एन वाला देन कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब टॉलर है, वो अपने भाई से कंपेयर कर रहे हैं, तो ए के साथ आएगा, कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट वी वेंट शॉपिंग एंड डैश वी हैड लंच एट द फूड कोर्ट। अब यहाँ पे कौन सा देन आएगा? फिर बाद में वो काम किया ना, जैसा मैंने ऊपर कहा कि फर्स्ट आई विल हैव डिनर देन आई विल गो फॉर अ वॉक। तो जब आप किसी वाक्य को रेफर करते हो, किसी इवेंट को, किसी काम के करने को रेफर करते हो, ई के साथ देन आएगा। तो क्लियर हो गया अब ये। ही वॉज टायर्ड डैश ही डिडंट गिव अप, डैश ही डिडंट गिव अप, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। गिव मैंने बोल दिया, गिव होना चाहिए, गिव ही लिखा हुआ है, ही डिड नॉट गिव अप। एंड सो बट, बिकॉज, सो बट ही वॉज टायर्ड, वो थक चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने अपना काम रोका नहीं, जो काम वो कर रहा था उसको उसने कंटिन्यू रखा है। So next question is question number 76 and it's also one of the repeated questions जो कि पास पेपर में से है, और इनका जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर था बैरिया का उसके अंदर भी ये क्वेश्चन इंक्लूडेड है। एंड ड्यू डैश राइट नाउ ही वांट्स टू पास हिज टेस्ट टुमारो, is studying, is making, is helping, is writing. So definitely Andrew is studying right now. So only way he can pass the test tomorrow is by studying. So Andrew is studying right now is the right choice here. Andrew is studying right now and he wants to pass his test tomorrow. Next question है जी conquer. So conquer मैंने आपको पहले भी बता दिया था, concurrent से word निकला है ये। यहाँ पे options different हैं, choices different है। So conquer का meaning होता है कि आप किसी बात के ऊपर एग्री हो गए हैं। सो कंसेंट, परमिशन मिल जाना, एग्री हो जाना। वेंड, वेंड मीन्स टू गो, सिनोनिम पूछा गया, सो वेंड का सिनोनिम है टू गो। तो क्वेश्चन नंबर 79 में, बिकॉज जेंकिंस नीदर डैश नॉट डिफेंड्स आइदर मैनेजमेंट और द स्ट्राइकिंग वर्कर्स बोथ साइड्स एडमायर दिस जर्नलिस्टिक डैश। तो जेंकिंस जो है, जेंकिंस एक आदमी का नाम है, ठीक है ना, तो वो अटैक करता है ना डिफेंड करता है, मैनेजमेंट को भी नहीं और स्ट्राइकिंग वर्कर्स को भी नहीं। ये वजह है कि दोनों साइड्स, जो दोनों अपोजिंग साइड्स हैं, मैनेजमेंट और स्ट्राइकिंग वर्कर्स, दे आर द अपोजिंग साइड, दे बोथ एडमायर हिज, एडमायर का मतलब है तारीफ करना या उसकी बात को मानना, उसकी बात को वाउच करना कि ही इज करेक्ट, ही इज राइट। एडमायर करना वैसे तारीफ करने के मायने में आता है, ठीक है। सो बोथ साइड्स एडमायर इज जर्नलिस्टिक न्यूट्रलिटी। सो अ गुड जर्नलिस्ट इज ऑलवेज न्यूट्रल, वो दोनों साइड्स का पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करता है। सो न्यूट्रल, नीदर अटैक्स नॉर डिफेंड्स, ना तो वो किसी एक साइड को अटैक करता है ना किसी दूसरे को वो जो है वो डिफेंड करता है, बल्कि जो जर्नलिज्म की न्यूट्रल यानी कि जो क्वालिटी है एक ट्रू जर्नलिस्ट की, या जर्नलिज्म की जो ट्रू रूल है कि जी आपने न्यूट्रल रहना है, वो उसको फॉलो करता है। सो दिस इज ऑल्सो अमंग द पास्ट सैम्पल पेपर्स ऑफ बेरिया यूनिवर्सिटी एंड कैन बी रिपीटेड एज वेल। These regulations are so dash that we have lost all our privileges.
स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट कि ये रेगुलेशन, ये रूल्स इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि हमने अपने में जितने भी प्रिविलेजेस हासिल थे इससे पहले वो सब के सब अब हमने खो दिए, ख़त्म हो गए हैं. Although the critics agreed that the book was brilliant, so few copies were sold, that the work brought the author little dash reward. So कह रहे कि critics although इस बात पे एग्री करते थे कि बुक जो है वो ब्रिलियंट है, शानदार है, आला है, लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा कम कॉपीज बिकी हैं कि उनकी वजह से ऑथर को बहुत कम फाइनेंशियल अवार्ड मिला है. ठीक है, जब एक बुक सेल आउट होती है तो जो उसका राइटर होता है, जो उसका ऑथर होता है, जो मुसन्निफ होता है, ही शी गेट्स द रॉयल्टी. सो उसको उसके ऊपर पर कॉपी सोल्ड के ऊपर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ परसेंटेज मिलती है. लेकिन अब क्योंकि इसकी बुक की कॉपीज ही बहुत ज़्यादा कम बिकी हैं, ये वजह है कि उसको जो फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिला है वो ना होने के बराबर है, बहुत ज़्यादा कम है. Now the next one is question number 82. Henry viewed Melissa to be dash. She seemed to be against any position regardless of its merits. Against का मतलब होता है उसके opposite होना, oppose करना. So Henry viewed Melissa to be heretical, disobedient, contrary. Contrary का मतलब होता है कि एक चीज़ जब किसी दूसरी चीज़ के क्या होती है, opposite होती है. So Henry viewed Melissa to be contrary, opposite होना, oppose करना, एक काम को दूसरे काम के बरक्स करना, यानी एक शख्स का एक पॉइंट ऑफ व्यू और जिसका कॉन्ट्रेरी उसके पॉइंट ऑफ व्यू है उसका उस बात को लेके ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू होगा. द टीचर्स एक्सप्लेनेशन वाज सो डैश दैट नन ऑफ द स्टूडेंट्स वर कंफ्यूज्ड. एम्बिगुअस का मतलब होता है अनक्लियर. ये वर्ड ऊपर भी यूज हो चुका है लेकिन क्योंकि बार बार रिपीट हुआ है तो यहाँ पे सेंटेंस की फॉर्म में भी पास्ट पेपर्स क्वेश्चन में आया हुआ तो उसको ऐड किया हुआ है. वे का भी मतलब होता है अनक्लियर. ल्यूसिड का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी क्लियर एंड इट मीन्स दैट इज ईजी टू अंडरस्टैंड. दैट इज ईजी टू अंडरस्टैंड. Easy to understand. The teacher's explanation was so lucid that none of the students were confused. That none of the students were confused. So किसी explanation इतना ज़्यादा lucid थी, इतना ज़्यादा clear थी, easy to understand थी कि किसी भी student को कोई confusion नहीं हुई. The manager gave a very dash response, refusing to elaborate on the matter. The manager gave a very डिटेल्ड रिस्पॉन्स, रिफ्यूजिंग टू लैब. जब आप किसी चीज़ को रिफ्यूज कर रहे हो एलैबोरेट करने से, एलैबोरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन करना या डिटेल्स बताना. ठीक है, एक्सप्लेनेशन देने से उसने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया है. ही वॉज वेरी कर्ट, गेव अ वेरी कर्ट रिस्पॉन्स, रिफ्यूजिंग टू एलैबोरेट द मैटर. सो डिटेल्ड तो रिस्पॉन्स उसने नहीं दिया. डिटेल दिया हुआ होता तो वो एलैबोरेट होता. ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या मेंशन है कि रिफ्यूजिंग टू, रिफ्यूज कर दिया. ठीक है, और कर्ड का वर्ड बेसिकली निकला है, किससे निकला है, कर्ड का वर्ड निकला है रिप्लाई. जो अब आप किसी का बहुत ज़्यादा ब्रीफ होता है, कर्टेल से ये वर्ड निकला है. सो ब्रीफ रिप्लाई, अ शॉर्ट रिप्लाई तो कहेंगे. तो मैनेजर गेव अ वेरी कर्ट रिस्पॉन्स, बहुत ज़्यादा उसका शॉर्ट या ब्रीफ सा रिस्पॉन्स था क्योंकि उसने किसी भी तरह की एक्सप्लेनेशन नहीं दी. सो कर्ट मीन्स ब्रीफ. तो जनरस तो काइंड होता है. व्हेन समबडी इज काइंड ही विल give you all the details, he will elaborate that issue or the thing, और वो उसको डिस्कस करेगा आपके साथ. The scientist theory was initially dashed by the community but later accepted as groundbreaking, appreciated, admired, rejected. लेकिन इनिशियली की बात करें क्योंकि आगे बर्ड का वर्ड यूज हुआ है लेकिन बाद में कुछ हुआ है. तो द साइंटिस्ट थ्योरी वाज इनिशियली रिजेक्टेड. तो शुरू में साइंटिस्ट की थ्योरी को रिजेक्ट किया गया कम्युनिटी की तरफ से, लेकिन बाद में उसको एक रेवोल्यूशनरी, ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है, रेवोल्यूशनरी थ्योरी के तौर पे मान लिया गया. तो शुरू में उसको उसके ऑपोजिट किया गया है, रिजेक्ट किया गया है. सो दीज वर द टॉप मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस फ्रॉम वेरिया यूनिवर्सिटीज, पास्ट पेपर्स एंड देयर सैम्पल पेपर्स. एंड इंशाल्लाह आई एम होपफुल कि अगर आप इस लेक्चर को थॉरली देखोगे तो आप इसमें बातों को समझेंगे, सिनोनिम्स को, मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. जिस तरह से मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किया गया है, किन रूल्स एंड रेगुलेशन की बेसिस के ऊपर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को ऐड किया गया, तो इंशाल्लाह आप अपने इंग्लिश के पोर्शन में मैक्सिमम मार्क्स जो है वो इंशाल्लाह ले सकेंगे. Like, comment, and subscribe.